धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज पत्रकारिता चकाचौंध की रह गई है। आम आदमी की मौत हो जाए कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर किसी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए शख्स की मौत हो जाए तो बहुत बड़ी खबर है। पूरा सिस्टम ही ऐसा बन के रह गया है। नेता भी बड़े बड़े करोड़पतियों के, अरबपतियों के, बड़े बड़े कारोबारियों के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के आसपास दिखाई देते हैं। गरीब की बात कोई नहीं करता है। सड़क पे किसान है, सड़क पे मजदूर है, और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति जो उभर रही है वो उभर रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक के बाद एक बच्चियों के साथ जिस तरीके की हैवानियत की जा रही है, 4 साल की बच्ची हो, 2.5 साल की बच्ची हो, चाहे 75 साल की बुजुर्ग महिला हो, सब रेप का शिकार हो रही है। तो आंखों से देखने वाले लोग इस खबर को कैसे देखते हैं, कैसे आपको दिखाते हैं, ये तो आप लोग रोज ही देखते हैं। लेकिन जो लोग मन की आंखों से दुनिया को देखते हैं, वो लोग इस खबर को कैसे देखते हैं, और वो इस खबर के बारे में जानने के बाद आपको क्या दिखाना चाहते हैं जो आप अपने माथे पर आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, इसी पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं हैदराबाद के निजामाबाद से मोहम्मद हाजी साहब। मोहम्मद हाजी साहब पेशे से टीचर हैं, ब्रेल लिपि में पढ़ाते हैं, और उर्दू में हम कह सकते हैं कि वो नाबीना है, और हिंदी में जो एक नया वर्ड लेके आए हमारे देश के प्रधानमंत्री, कह सकते हैं वो दिव्यांग है। लेकिन आप उनका जज्बा जब देखेंगे तो वो बड़ा कमाल का है। उन्होंने खुद ये कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए संपर्क किया, और अब हम जूम के जरिए, उनकी वाइफ हैं, उनकी भी स्थिति यही है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो ब्लाइंड हैं, ब्रेल लिपि में पढ़े हुए हैं, अभी अपने जीवन के संघर्ष से गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं पे उनके एक अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन फिर भी वो एक प्राइवेट टीचर के तौर पे फिलहाल पढ़ाते हैं। उनसे समझेंगे कि जो रोज खबरें वो सुनते हैं कि यहाँ बेटी के साथ वो हो गया, वहां बेटी के साथ वो हो गया, तो वो क्या सोचते हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हिम्मत जुटाई है हमसे बात करने के लिए और लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अकरम साहब, आप मेरा शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं। क्यों कि एक अदना इंसान को, यानी कि आजकल गरीब, मजदूर, नाम दे दिया दिव्यांग, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। ऐसे मौके पर आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म फराहम किया है या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूं सबसे पहले। नहीं, शुक्रिया आप ही का रहेगा। आप नहीं जानते हैं, आप लोग जो जीवन जी रहे हैं ना साहब, अच्छी अच्छी आंखों वाले पढ़ नहीं पाते हैं, पूरे जीवन को ऐसे बर्बाद कर देते हैं अपने, ना समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, लेकिन आप इल्म की रोशनी समाज में फैला रहे हैं, और नजीर है, बहुत बड़ी बात है हजारों लाखों लोगों के लिए। मैं आपसे वही अपने सवाल पे आना चाहता हूं कि आजकल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में रोजाना बच्चियों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है। हाथरस का मामला आपके सामने भी आया होगा। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? अकरम साहब, आपने लड़कियों के बारे में और महिलाओं के बारे में जो मुझसे सवाल किया है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश भले ही केंद्र की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उत्तर प्रदेश हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। और प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, और रक्षा मंत्री यहाँ से आते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ से आते हैं। उसके बाद भी ना बेटी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। सिर्फ नारा देने से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आप बरी हो जाएंगे इस जिम्मेदारी से? और अब तो हाल ये हो चुका है, महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही है, और उन्हीं के ऊपर लांछन यानी कि उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इनसे मिली है, ये उनसे बात कर रही है। और सीधा सीधा मंत्री कहते हैं ये बात कि महिलाओं को संस्कार सिखाने की बात यानी बात करते हैं। तो क्या महिलाएं इनके पास जा रही है कि आओ मेरा बलात्कार करो? जब ऐसे बयान आप सुनते हैं तो मन को कैसी पीड़ा पहुंचती है? आपको क्या लगता है कि काश मेरे पास आंखें होती और मैं दौड़ के जाता और ऐसे लोगों को कोई जवाब देता? क्या मन में पीड़ा होती है? मेरे मन में यही पीड़ा होती है, और सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अच्छा हुआ मैं इन लोगों को देख नहीं सकता हूँ, सिर्फ सुन सकता हूँ। अगर मैं देखता तो मेरी आत्मा और किस तरह से जागती। सिर्फ सुनता हूँ कानों से तो ऐसे लगता है कि
कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसको सुनाऊं, किसको बोलूं। तो अल्लाह ने अच्छा किया इस दुनिया में, और ऐसे पाप को देखने से हमें बचा रहा है अल्लाह ताला। हम ऐसे सूरतों को या ऐसे चेहरों को देखने से बच रहे हैं। सुनकर दिल झिंझोड़ने लगता है कि भाई कहाँ जाए, क्या करे, किसको बोले। क्या आपको ऐसी खबरें देख के अपने जो लोग हैं, जो आपकी जैसी चीजों का शिकार हैं, जिसमें बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको लेके डर लगता है कि आंखों वाली बच्चियां, महिलाएं नहीं बच पा रही हैं, इनके साथ क्या बुरा हो सकता है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आंखों वाली लड़कियां, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में जितनी भी बलात्कार की घटनाएं घटती है, क्या उतने ही तादाद में लोग सामने आते हैं? नहीं, कुछ फीसदी यानी कि कुछ परसेंटेज ही लोग सामने आते हैं अपनी आप बीती सुनाने के लिए। और ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने दहशत में पल रहे होंगे, अपने साथ इतना अत्याचार होते पर भी खामोश हो रह रहे होंगे। तो हमारे जैसे, हमारी कम्युनिटी यानी कि जो दिव्यांग, हमारे 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री दिव्यांग नाम का शब्द दे दिया है, वर्ड दे दिया है, और हम जी रहे हैं प्रधानमंत्री के शब्द के तले। तो जब आम लोग ही इस यानी कि सारे चीजों का शिकार हो रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी का क्या है? कौन सुनेगा हमारी बात, और कौन आएगा आगे? आम आदमियों की बात सुनने के लिए ही दुनिया की जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके एकाध मामला सामने आता है। आम लोगों की बात सुनने और सुनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारी बात कहाँ तक पहुंच पाएगी, इनकी पीड़ा को समझ के देखिएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि आपने क्यों धाकड़ खबर को चुना, और क्यों आपको लगता है कि अगर आप बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे और उनकी कुछ समझ में आएंगी? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब वो समाज ही खत्म हो गया है जो सुनने और समझने के लायक था। नहीं, ऐसा मत कीजिए, समाज खत्म हो गया। अगर समाज खत्म होता तो आप मुझसे जूम ऐप के थ्रू मेरे ख्यालात को जाहिर यानी कि आम जनता तक नहीं लेकर जाते थे। समाज और समाज के जज्बात अभी बाकी है, लेकिन इसको सामने नहीं लाना चाहते। जैसे कि मैं आपसे अपने ख्यालात जाहिर कर रहा हूं, आप मेरे ख्यालात को सुन रहे हैं, जी। तो ऐसे लोग की तादाद कम हो चुकी है। समाज अभी खत्म नहीं हो चुका है, हाँ, लेकिन समाज अपने ख्यालात जाहिर करने का तंत्र खत्म किया जा रहा है। जो अपनी बात, अपनी आवाज उठाने का जो तंत्र, सिस्टम कहेंगे, जैसे कि मीडिया, आपकी आवाज में बड़ा अच्छा लगता है भोपू मीडिया, जी। उसको खत्म किया जा रहा है। और सिस्टम यानी कि सभी कानून को खत्म कर दो, फिर भले ही जनता कितना भी क्यों ना पुकारे, कोई फर्क नहीं गिरता। चलिए, अच्छा, ये सब चीजें आपने रखी, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, ज्यादा आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहूंगा। क्योंकि देखिए, जो लोग आंखों से देखते हैं ना, उनके सामने रंग बदलते हैं, वो दुनिया को बड़ी जल्दी देखते हैं और बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग मन की आंखों से दुनिया को देखते हैं, उनके जहनों पे छाप जो है हर चीज की बड़े लंबे समय तक रहती है। गाना आपने सुना होगा ना कि अखियों के झरोके से देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए। जब आप मन की आंखों से दुनिया को देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आप करीब जाके देख सकते हैं। मेरा अब एक सवाल है आपसे, आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, दिव्यांग का वर्ड आपको दे दिया गया है, क्या उस शब्द के आने के बाद पिछले 6 साल में आपके लिए कुछ बदला, कुछ हालात में बदलाव हुआ? प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द या दिव्यांग वर्ड देकर एहसान किया है। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर महाना 3000 पेंशन देकर हमको यही समझते हैं कि ये इतने पर ही जिंदगी बसर कर ले। सिर्फ शब्द देने से जिंदगी नहीं बदलती है अकरम साहब। जी। जिंदगी अगर बदलना है तो उनके जो राइट्स है और उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए उनको, यानी कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं तो भाई फिर अनएम्प्लॉयड, कम से कम दिव्यांग लोगों को तो अनएम्प्लॉयड पेंशन सेंट्रल और स्टेट मिलकर इतना देना चाहिए कि एक इंसान को या एक फैमिली को जीने के लिए डेली कितना खर्च होता है उनको तो मालूम है। गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे लोग सलाहकार है, बड़े बड़े एडवोकेट्स है, तो ये लोग सिर्फ कुछ बातें कहकर या कुछ जुमलेबाजी कर यानी कि पीछे या साइड में क्यों हट जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा हो गया ऐसे क्यों समझते हैं? मुझे समझ नहीं आता है, आज तक भी मैं नहीं समझा हूं कि लोग सिर्फ कहने से सब कुछ हो गया ऐसा कहते हैं। कहने से सब कुछ हो गया। कहने
जी कहने से ही तो हो जाता है, जी जी तो फिर काम करने की जरूरत नहीं है ना ठीक है। भैया, क्यों काम कर रहे हैं? जी जी, कहने से सब कुछ हो जाता है तो फिर काम करने की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये सरकार आई पार्लियामेंट से एक नया कानून लेके दिव्यांगों के लिए कि उनको रिजर्वेशन देंगे, तमाम सुविधाएं देंगे। क्या उस कानून आने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब जो मिल सकती थी उसके मिलने में कोई आसानी हुई, या आज तक आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल पाई है, इस बारे में बता पाएंगे? वो कैसा है आजकल कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन है। आप वैकेंसी कम करोगे और जब परीक्षा लिखने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो फिर किसको किसको जॉब मिलेगा? जी बरोबर है ना? आप पहले तो कितने लोग एजुकेटेड है इसका डाटा बनाइए, उसमें कितने लोग को करंट एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है उसको निकालिए, फिर उसके बाद रिजर्वेशन वाइज आप वैकेंसी प्रोवाइड कीजिए ना। आप कहीं पर कुछ वैकेंसीज निकालते हैं और कह देते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। हाँ साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये लॉकडाउन में तो वैसे तो हर इंसान, हर कम्युनिटी अपनी अपनी तरीके से स्ट्रगल की है, लेकिन जब मैं हमारी कम्युनिटी की बात करता हूँ और मैं, आपने कहा है कि मैं एक टीचर हूँ, तो जब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि काश मैं इस दुनिया में अभी जमीन पर क्यों हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ तो औरों की क्या सुनूं मैं? आप महसूस कर सकते हैं उस पीड़ा को जो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर और भी सुनना चाहता हूँ। कैसे संघर्ष का जीवन आप लोगों को चलता है? प्राइवेट स्कूल कितना पैसा दे देता होगा, पेंशन से जो पैसा मिलता है क्या उससे जीवन चल सकता है? क्या लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है आपके पास? अकरम साहब, अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं ये टीचर फील्ड में नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सलाहियत है। मैं अपने जाती पैसे, जाती रकम खर्च करते हुए कंप्यूटर कोर्स किया हूँ। लेकिन सिर्फ कोर्स करने से इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। उस कोर्स को उभारने के लिए भी उसको जो चीज का वो ट्रेनिंग करता है, वो डिवाइस चाहिए, जैसे कि आपने कहा लैपटॉप की बात, और आपने कहा कि पेंशन और मेरी जो सोसाइटी यानी कि मेरा जो स्कूल सैलरी देता है उससे जिंदगी बसर होती है। अगर जिंदगी बसर होती तो मैं आपसे अपने ख्यालात जाहिर करने की गुजारिश नहीं करता। जिंदगी काटना जितना यानी कि संघर्ष, यानी कि जितनी मेहनत जिंदगी काटने में जो मशक्कत करनी पड़ती है, अगर आज हमारे जो मंत्री और जो जो भोपो मीडिया आपकी जबान में दंगाई पत्रकार अगर नीचे जमीन पर आके हमारी अगर जिंदगी वो जी ले, तो मैं कहूंगा कि वाकई वो लोग जो आम जनता का संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ मंत्री यानी मिनिस्टर्स और सरकार कह देती है कि हमने ये किया, इनके लिए स्कॉलरशिप दिया, इनको पेंशन दिया, इनको वो दिया। किसको दिया? क्या कभी ऐसा डाटा बाहर आया है? और क्या जैसे कि अकरम खान साहब जिस तरह से हमारी आवाज और हमारे ख्यालात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या बड़े बड़े मीडिया स्टूडियो वाले ऐसा कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि धाकड़ खबर सही आवाज उठाता है? धाकड़ खबर सही आवाज नहीं उठाता है, धाकड़ खबर सही सच कहता भी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब बॉलीवुड में ड्रग्स स्कैंडल चल रहा है ना, वो ड्रग्स में आपने कहा था कि ये आंच कुछ लोगों तक नहीं रुकेगी जब तक खान, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान, तो मैं देख चुका हूं ऑलरेडी शाहरुख खान इस लपेट में आ चुके हैं। और ये इसी बात पर नहीं, मैं जब जब भी आपकी सच्चाई पहले सुनता हूं और जब देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि अकरम साहब के पास कुछ और लोग यानी कि जनरल आंख के अलावा भी और कोई आंख है जो देखते हैं, बिना होने से पहले बता देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर आपका मन ये बात मानता है, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आपको लैपटॉप मिल जाए तो क्या चीजें आपके जीवन में बेहतर हो सकती हैं? अकरम साहब, लैपटॉप मेरी जिंदगी का ऐसा मकसद है और ऐसी जरूरत, इतना नीड है, इतना जरूरत है। आज मैं जो स्कूल में काम करता हूँ 10,000 रुपये कमाता हूँ। कितना कमाता हूँ उसको माता अहमियत दीजिए आप। वो तनख्वाह कब मिलती है, इस बात पर गौर कीजिए।
6 महीने साल मुझे सैलरी नहीं दिया जाता है अकरम साहब। अगर मैं उनसे कहूं कि आप जो है सो जो सैलरी मुझको दे रहे हैं बहुत लेट दे रहे हैं, तो वो कहेगा कि भाई तेरे जैसे मेरे पास बहुत आएंगे, अगर तुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी है तो चला जा। तो अगर मुझे लैपटॉप मिलता है तो मैं MS वर्ड और एक्सेल, MS एक्सेल की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, हैदराबाद हमारा ग्रेटर हैदराबाद है वहां पर, या फिर हमारे निजामाबाद में भी, मैं कोशिश करूंगा उनको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि भाई मैं क्या एक्सेल कर सकता हूँ, MS वर्ड कर सकता हूँ, बिल बना सकता हूँ, मुझे आप जॉब दीजिए। जब मेरे पास मेरा प्रैक्टिस इज फास्ट नहीं है तो मैं उनको जाकर कहाँ बताऊं। सर्टिफिकेट से अगर लोगों को जॉब मिलता तो फिर हमारे देश में रोजगार की समस्या ही नहीं रहती है। तो लैपटॉप मेरे लिए इतना जरूरी है अकरम साहब, जैसे कि मैं बताया 2 या 3 महीने के अंदर अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं वहां पर जॉब कर सकता हूँ और कर लूंगा इंशाल्लाह। चलिए हम कोशिश करेंगे, हम अपने व्यूवर्स जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि देखिए ये जो होता है ना कि इसको राशन दिला दिया, उसको वो दिला दिया, उससे अच्छा बेहतर जानते हैं मदद क्या होती है? किसी को आप उसके पैरों पर खड़े होने के लिए मदद कीजिए, तो वो खड़ा हो जाएगा तो अपने परिवार को संभालेगा और जिंदगी भर आपको याद रखेगा, और आप भी देखेंगे कि आपने किसी एक घर परिवार को जो है संभाला है। बातें बहुत सारी हैं, वक्त की थोड़ी कमी होती है, और आप भी जानते हैं आजकल लोग किस तरीके की खबरें और किस तरीके का मसाला देखने के आदी हो गए हैं। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और हर बार किसी ना किसी मुद्दे पर आपका पक्ष लोगों के सामने जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हाजी भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।